अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे अस्थमा यानी दमे के बारे में। दमा जो है सांस की नालियों यानी ब्रोंक्यूल्स की सूजन की वजह से होता है और सांस के रास्ते में जो रुकावट होती है वो इनहेलर्स या दवाइयों के ज़रिए वो रिवर्सिबल होती है। अब जो दमा है इसकी दो क्लासिफिकेशंस है, जिसमें से पहली जो क्लासिफिकेशन है वो इसके ट्रिगर्स के बेस पे है। उसमें एक एक्सट्रिंसिक एस्थमा आता है और दूसरा इंट्रिंसिक एस्थमा आता है। जो एक्सट्रिंसिक एस्थमा होता है वो एलर्जी की वजह से होता है, उसको हम एलर्जिक एस्थमा कहते हैं। और जो इंट्रिंसिक एस्थमा है वो नॉन एलर्जिक एस्थमा होता है। इंट्रिंसिक एस्थमा के काज में मुख्तलिफ किस्म की एलर्जन यानी एलर्जी काज करने वाली चीज़ें आती हैं, जिसमें आपका पोलन्स आते हैं, मट्टी आती है यानी डस्ट आती है, कीड़े मकोड़े माइट्स आते हैं, फिर पेट्स आते हैं। उसके अलावा आटे से या किसी भी किस्म की दवाई से। उसके बाद आपका इंट्रिंसिक आता है एस्थमा। जो इंट्रिंसिक एस्थमा होता है इसमें ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर आपको गर्ड का मसला है यानी आपके मैदे में तेज़ाब बनता है और वो वापस आ जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। ठंडी हवा की वजह से हो सकता है। कुछ दवाइयाँ हैं जिसमें आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं और दर्दों की दवाइयाँ एनसिड्स हैं, उनकी वजह से हो सकता है। अब इसमें पेशेंट की अलामात क्या होंगी? पेशेंट को हमेशा परसिस्टेंट ड्राई कफ रहेगी, खुश खांसी होगी पेशेंट को। उसके साथ जो है चेस्ट टाइटनेस होगी, छाती में बहुत ज़्यादा उसको घुटन फील होगी, साथ उसमें सांस की तंगी होगी और अक्सर पेशेंट की छाती में सीटियों की आवाज़ आएगी, जिसको हम एंड एक्सपायरेटरी वीज भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर आप लंग को पर कस करेंगे तो आपको हाइपर रेजोनेंस फील होगी। फिर आप इसका डायग्नोसिस किस बेस पे बनाते हैं? आपका डायग्नोसिस इसका बनाते हैं जब आप एक तो क्लिनिकल फीचर यानी अलामात को देखते हैं, उसके बाद आप रिवर्सिबल जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। वो हम करते हैं जब हम पेशेंट के पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं स्पायरोमेट्री के थ्रू। उसमें हम दो चीज़ों को टेस्ट करते हैं। उसमें एक चीज़ होती है FEV1 और FVC। इस रेशो को हम टेस्ट करते हैं। अब आप पेशेंट को कहते हैं कि वो लंबा सांस ले और एक डिवाइस जिसको हम स्पायरोमीटर कहते हैं, उसमें पेशेंट को कहते हैं कि एक लंबा सांस लेके उसमें सांस जो है वो अपना निकाल दे 1 सेकंड के लिए। दूसरा उसमें हम टेस्ट करते हैं FVC। जो FVC होती है वो आपकी एक नॉर्मल पर्सन जितना सांस बाहर निकाल सकता है उसकी कैपेसिटी को कहते हैं। तो अस्थमा के पेशेंट में जब भी ये हम चेक करेंगे तो उनमें एक तो FEV1 कम होगी और फिर उसके बाद FEV1 ओवर FVC जो रेशियो है वो कम होगी। फिर आपके पास कुछ इस तरह के पेशेंट्स आ जाते हैं जिनमें अस्थमा तो होता है या उस टाइम पे उसको अस्थमा का अटैक नहीं हो रहा होता, उनकी FEV1 और FCV रेशियो जो है वो नॉर्मल होती है। तो उनमें हम ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट करते हैं, जिसमें आपका मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट है या आप एक्सरसाइज करवाते हैं। आप एक दवाई देते हैं जिसको मेथाकोलिन कहते हैं। उससे पेशेंट को क्या है, वो पेशेंट का जो सांस है वो उसको अस्थमा जो है फ़ौरन डिमॉन्स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो FEV1 है वो 20% से कम हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम अस्थमा और COPD में किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। COPD बेसिकली एक बेस लाइन, उसके अंदर बेस लाइन डिजीज़ होता है और पेशेंट को अक्सर सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन जो अस्थमा होता है उसमें पेशेंट सारा दिन या सारी रात बिल्कुल ठीक होगा और अचानक रात में या दिन में उसको एक दफ़ा अटैक होगा जिसके सिम्टम्स आएंगे। तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं। उसमें आप जो है पेशेंट को अल्बुटेरोल एक लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, आप वो इनहेल करवाते हैं 200 to 400 माइक्रोग्राम
उससे क्या होगा कि पेशेंट की जो FEV1 है वो 12% से इंक्रीज कर जाएगी। फिर अब इसके बाद हम एस्थमा को डिवाइड करते हैं जी नेशनल एस्थमा एजुकेशन और प्रिवेंशन प्रोग्राम के लिहाज से। उसमें आपका एक आता है परसिस्टेंट एस्थमा और उसके बाद आता है इंटरमिटेंट एस्थमा। जो इंटरमिटेंट एस्थमा होता है उसमें जो है पेशेंट को अलाम हफ्ते में दमे की जो अलामत मैंने बताई हैं वो हफ्ते में 2 दफ़ा आएंगी, 2 दफ़ा से कम आएंगी। जब पेशेंट जो है रात को इन अलामात की वजह से एक हफ्ते में 2 से कम दफ़ा रात को उठेगा, या वो पेशेंट को हफ्ते में 2 से कम दफ़ा जो है उसको हफ्ते में इन्हेलर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें FEV1 जब भी आप चेक करेंगे तो वो 80% से ज़्यादा होगी और FEV1 और FCV जो रेशो होगी वो नॉर्मल होगी। और जब भी पेशेंट को इसकी एग्जर्सरबेशन यानी इसकी ज़्यादती होगी या एस्थमा उसको बढ़ेगा तो उसको एक पूरे साल में स्टीरॉयड जो है उसने 1 से कम दफ़ा लिए होंगे, 1 दफ़ा या 1 से कम दफ़ा। इसके ट्रीटमेंट में आप सिंपल जो है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इन्हेलर यूज़ करते हैं, या आप उसके साथ जो है अल्ब्यूटरॉल इनहेल्ड अल्ब्यूटरॉल जो है 90 माइक्रोग्राम पर पफ आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 से 4 पफ की ज़रूरत पड़ती है, डेली थेरेपी की इसमें ज़रूरत नहीं होती। जो 2020 की जिना गाइडलाइंस हैं वो रिकमेंड करती हैं कि आप लो डोज इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जी परसिस्टेंट एस्थमा के बारे में। परसिस्टेंट जो है उसकी 3 क्लासिफिकेशन है, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट और सवेयर परसिस्टेंट। जो माइल्ड परसिस्टेंट होगा उसमें सिम्टम्स हफ्ते में 2 से ज़्यादा दफ़ा आएंगी। फिर पेशेंट को एस्थमा की वजह से एक हफ्ते में 2 से ज़्यादा दफ़ा रात को जागना पड़ेगा। या पेशेंट की जो FEV1 है वो इसमें 80% से ज़्यादा होगी और पेशेंट की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनमें माइनर से लिमिटेशन आएगी। तो इसकी ट्रीटमेंट में आप डेली थेरेपी करते हैं जिसमें आप लो डोज इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं जिसमें बुडिसोनाइड आता है और फ्लूटिकासोन आता है, या उसके साथ आप ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज़ करते हैं जिसमें आपकी मोंटिलुकास्ट आती है या ज़फिरलुकास्ट आती है। उसके बाद इसकी रेस्क्यू थेरेपी में मतलब जब भी आपको अटैक हो तो उस टाइम आपने शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यूज़ करने हैं। फिर हम बात करते हैं जी मॉडरेट परसिस्टेंट के बारे में। इसमें पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं वो डेली आएंगी, ठीक है जी, और वो हफ्ते में 1 से ज़्यादा दफ़ा रात को उठेगा और जो उसकी FEV1 होगी वो 60 to 80% होगी प्रेडिक्टेड। इसमें आप लोअर डोज इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं और साथ लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जिसमें फॉर्मिट्रोल आता है वो आप यूज़ करेंगे, और ये डेली और रेस्क्यू के लिए आपकी ट्रीटमेंट है। अल्टरनेटिव में आप इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स या लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एगोनिस्ट, उसके अलावा इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड और लिकोटाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं। और रेस्क्यू थेरेपी जब भी आपको अटैक हो तो आपने शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यूज़ करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी सवेयर परसिस्टेंट एस्थमा के बारे में। इस इसमें पेशेंट को डेली सिम्टम्स आएंगी, थ्रू आउट डे आएंगी सिम्टम्स। वो हर रात को उसको अलामात की वजह से उठना पड़ेगा और जो उसकी डेली की एक्टिविटी है उसमें एक्सट्रीम लिमिटेशन आ जाएगी। और इसमें पेशेंट की जो FEV1 है वो लेस देन 60% होगी प्रिडिक्टेड में। इसमें आप इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड प्लस लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एगोनिस्ट यूज़ करते हैं। ICS में आपके बुडिसोनाइड और फ्लूटिकासोन आते हैं, और अगर आपने रेस्क्यू थेरेपी यूज़ करनी है तो आप शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इनहेलर यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी एस्थमा कंट्रोल नहीं होता तो आप इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यूज़ करते हैं और उसके साथ ओरल स्टेरॉइड्स ऐड कर देते हैं। अब जनरल मेजर्स के लिए आपने पेशेंट को क्या बताना होता है, आपने सबसे पहले तो पेशेंट की जो मेडिसिन है उसको रिव्यू करना होता है। अगर वो बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है तो उनको रोकना होता है, एनसेड ले रहा है तो उनको स्टॉप करना होता है। आपने जो एलर्जीज होते हैं उनको अवॉइड करना होता है।
जिसमें आपके इम्परमेबल पिलो कवर्स हैं या बेड शीट्स हैं। उसके बाद पेशेंट की कोई कोमॉर्ब्स हैं जिसमें आपकी गर्ड आता है तो उसको रोकना होता है। अगर वो स्मोकिंग कर रहा होता है तो उसको रोकना होता है, और पीक फ्लो मीटर का जो इस्तेमाल है वो बढ़ाना होता है। बहुत शुक्रिया।